जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, भारत की संस्कृति के अध्यायों की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम अध्याय अगर कोई आता है तो उसका नाम वेद होता है। इस संस्कृति की शुरुआत हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं। लेकिन अगर हम वेदों के निर्माण की बात करें, आज हम बात थोड़ा लॉजिकल करना चाहेंगे, बिकॉज हम लोग बहुत कई बार ऐसा होता है कि चमत्कार को नमस्कार की बात करते हैं, लेकिन अगर एक मैं सामान्य सी की बात करूं कि एक नवीं कक्षा का बच्चा, बालक, 10वीं कक्षा का बालक किसी चीज को समझना चाहे तो वो लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर समझना चाहेगा। तो ज्ञान और विज्ञान को आस्था और श्रद्धा के साथ रख करके क्या उसे लॉजिकल विचार और विमर्श के आधार पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है? ऐसा विमर्श जिससे ना हमारी श्रद्धा आहत हो, ना हमारी आस्था आहत हो, लॉजिकल लोगों वाला काम भी बन जाए, वेदों की महिमा भी रहे और साथ साथ में हमारी गरिमा भी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए, और उसी के लिए आज का ये विषय आप लोगों के लिए रखा गया है, जिसमें लेफ्ट हिस्टोरियंस ने जो बात रखी वेदों के बारे में। बचपन से हम लोगों ने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि लोग खाना बदोश लोग थे, वो कुछ गीत गाते गए, कविता करते गए, और हमने उसे वेदों की ऋचाएं समझ लिया। ये हमारी गलती नहीं है जो हमने पढ़ा, लेकिन जिन्होंने पढ़ाया, जिन सरकारों ने पढ़ाया, जिन लोगों ने ये लिखा, ये समय है उसे करेक्ट करने का। प्रधानमंत्री मोदी के स्टाइल में कहें तो यही समय है, सही समय है, भारत के लिए अनुकूल समय है। तो इस समय का उपयोग क्यों ना हम लोग भी जरा ठीक से कर लें। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स, और आप सभी से निवेदन है इस विमर्श को जितना आगे बढ़ा सके उतना आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको लगता है कि इस देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें पत्रम पुष्पम के माध्यम से सहयोग अवश्य कीजिएगा, जिससे रिसोर्सेज को बढ़ा सके और इस विमर्श को और आगे ले जाने में हम सहयोग कर पाए। आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारे हुए आज के हमारे अतिथि श्रीमान ललित मिश्रा जी। ललित जी प्राच्य भारतीय विद्याविद हैं। ललित जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं आपके कार्यक्रम में आकर के, और जिस तरह से आपने परिचय दिया है आज की हमारी परिचर्चा का, संवाद का, तो उससे और भी आनंद और प्रसन्नता बढ़ गई है, क्योंकि सही प्रश्न का उत्तर देना ही अपना लक्ष्य है। और इस सही प्रश्न के यदि सही उत्तर दे दिए जाएंगे तो जो इतिहास लेखन की दिशा है वर्तमान में, चाहे हमारी सरकार हो और हमारे ही विद्वान हो, तो मैं समझता हूँ कि यदि वो देखेंगे तो शायद वो दिशा भी परिमार्जित हो जाए, हमारा ज्ञान तो परिमार्जित होगा ही, दिशा भी परिमार्जित हो जाए। और जो जिस सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती रही है काफी लंबे समय से, शायद वो आज के इस पॉडकास्ट या हमारी चर्चा के बाद ही भवितव्यता में लिखा हो। तो ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ। वैसे ललित जी के बारे में मैं आपको बताना चलूं कि आप संस्थापक हैं इंडोलॉजी फाउंडेशन दिल्ली के, विशिष्ट आमंत्रित कंसल्टिंग एक्सपर्ट हैं एनसीईआरटी नई दिल्ली, संयोजक 2023 से अब तक ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण, राजधानी दिल्ली प्रक्षेत्र, संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश, विजिटिंग फेलो आप रहे हैं वैदिक विज्ञान केंद्र BHU के, और 2018 से सलाहकार मंडल में भी हैं वैदिक विज्ञान केंद्र BHU। तो आजीवन सदस्य हैं महामना मालवीय मिशन नई दिल्ली, और साथ ही आपने चित्रमय रामायण, राजपूत राजाओं की महान विरासत, भक्ति, कला एवं शौर्य का नवोत्कर्ष, उसका प्रेजेंटेशन, लेखन एवं प्रकाशन जो अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग एवं प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली के द्वारा हुआ है, ये सब कुछ भी आपके द्वारा हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आइए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में ललित जी आपको लेकर के आते हैं सीधा वेदों के निर्माण की। हम बात जब करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वेद एवं वेदों के निर्माण की बारीक जानकारी हमें होनी चाहिए। मेरे पास भी, मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा कि एक ये मेरे पास में है पदपाठ सहित ऋग्वेद संहिता, और ये इसका पहला खंड है, पहला भाग है, और ऐसे जो है वो 9 है। तो ये पूरे मेरे पास में रखे हुए हैं अच्छे तरीके से। तो बात लेकिन ये है कि ये सब क्या व्यक्ति पढ़ पाएगा?
हम अपने घर में रखते हैं क्योंकि हमारे पास में वेद अगर नहीं हो, रामायण नहीं हो, उपनिषद नहीं हो, तो किस तरीके के एक मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी के घर में नहीं है तो वो कम हिंदू हो जाता है या कम सनातनी हो जाता है, लेकिन होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति हिलोरे लेने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ी जानकारी दीजिए ललित जी। देखिए, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं कि जो हमारे सनातनी, हम सब लोग जो जो भी सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, हमें कुछ ग्रंथ अपने अपने आवास स्थलों पर रखने चाहिए। यदि ग्रंथ होंगे तो कभी न कभी घर के छोटे बच्चे हैं, उनकी भी दृष्टि जाएगी और कभी न कभी वे उसे स्पर्श करेंगे और हम खुद भी स्पर्श करेंगे। तो होगा क्या? जितने भी पन्ने पलटते हैं, उन पन्नों में लिखी हुई कोई ना कोई इबारत ज़रूर हमारे मन मस्तिष्क में अपना प्रभाव डालेगी और हम परिचित होंगे। एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हम सनातन हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन जब भी प्रश्न आता है कि सनातन की उत्पत्ति कब हुई, सनातन है क्या? तो फिर हम शब्दों का शब्दार्थ बताते हैं कि सनातन का अर्थ होता है कि जो हमेशा नित्य है, सर्वकालीन है। तो शाब्दिक अर्थ तो हमने बताया, पर इस सनातन की स्वयं की उत्पत्ति कब होती है, कैसे हुई, हमने कब पहचाना कि हम सनातन हैं? तो वो एक कालक्रम के किसी एक सोपान पर हुआ होगा, जो कि अभी जो परिवेश है, जो परिचर्चा हो रही है, तो विमर्श से ये लुप्त है कि हमने अपने सनातन स्वरूप को कब पहचाना। तो अब यदि हमारे घर में एक किताब हो, कौन-सी किताब होनी चाहिए? रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में बताया है, सबसे पहले सनातन शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया है। तो यदि वाल्मीकि रामायण होगी और एक बार नहीं 16 बार रामायण में सनातन शब्द का उल्लेख होता है और हर बार अलग-अलग संदर्भों में होता है, जिसमें एक संदर्भ में वो उसकी व्याख्या कर जाते हैं वाल्मीकि जी शुरू में ही बालकांड और अयोध्या कांड के संदर्भों में। वो कहते हैं कि सनातन विष्णु है। तो बिल्कुल जो हमारी आज का जो विश्वास है, हमारी आस्था है, उसकी पुष्टि का पहला साक्ष्य हमें वाल्मीकि रामायण से राम कथा के अतिरिक्त प्राप्त होता है। सनातन विष्णु है। विष्णु कहाँ है? ऋग्वेद में है। तो हमारा वैदिक जो हमारी संस्कृत का जो वैदिक धरातल है, वहाँ हम ले जाते हैं वो और सनातन धर्म की पूरी पूरी व्याख्या करते हैं। सनातन विष्णु है, सनातन यज्ञ है। फिर सनातन का जो सिद्धांत है, उसकी मौलिकता क्या है, वो कौन से आदर्श हैं, फिर वो आदर्शों को बताते हैं एक के बाद एक। तो 14 आदर्श बताए वाल्मीकि रामायण में सनातन के वाल्मीकि ने, और सनातन के अधिष्ठाता बताया भगवान विष्णु को, जो कि ऋग्वेद में भी है। अब इसमें अत्यंत गौरव की बात क्या है कि इसकी पुष्टि होती है दोनों ही दृष्टि से। ऋग्वेद के ही प्रथम मंडल में केवल भगवान विष्णु ने ही कहा है ऋषि मंत्र में कि मैं बार बार अवतरित होता हूँ। तो जो अवतार का सिद्धांत है कि मैं अवतरित होऊंगा, वो हमें ऋग्वेद से मिल रहा है और उन्हीं विष्णु को आधार बनाकर सनातन वाल्मीकि कह रहे हैं। तो निरंतरता जो हो रही है किसकी? ईश्वर के उस वचन की, जिसे ऋषियों ने आत्मसात किया और फिर अभिव्यक्त किया, तो ये सनातन है। तो सनातन की ऐसी परिभाषा हमें है, पर चूंकि हमारे पास किताबें नहीं हैं घरों में, या हम उनको फिर पलटते कम हैं, विद्वता की बात नहीं है, बात है कि एक्सेसिबिलिटी की, कि हमारी वहां तक पहुंच है या नहीं। यदि हम पहुंचेंगे, पन्ने पलटेंगे, तो हमें पता लगेगा सनातन क्या है। फिर आपकी केरला स्टोरीज नहीं बनेगी। केरला स्टोरी फिल्म में देखिए, कुछ सवालों के सहारे सनातन पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, फिर उन बच्चों का या बच्चियों का धर्मांतरण कर लिया गया। तो प्रश्नों का उत्तर मिलता रहे और हम सही प्रश्न उठाते रहें, यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए ग्रंथ चाहिए। चलिए, आप हम जो ही केवल बात एक की कही थी आपने, अग्नि मिले पुरोहितम, हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं। और बात जब आती है ललित जी, तो बात जब ये चीज हम सुनते हैं कि भाई वेद जो है अपौरुषीय ग्रंथ है, ब्रह्मा जी या फिर ऋषियों ने इसकी रचना की, लेकिन किसने रचना की? वेद कब अस्तित्व में आए? क्या वेद सृष्टि के आरंभ से अस्तित्व में आए? यानी कि जो एक बार कई बार कहा जाता है कि मनुष्यों को एक मैनुअल दे दिया गया है कि आप इस मैनुअल को पढ़िए, तो लेकिन मैनुअल दिया तो किसी ने तो दिया होगा। तो क्या, और अगर मैनुअल दिया है तो वो क्या वो सृष्टि करता है, या फिर किसी व्यक्ति ने लिखा है तो उसके बाद इतना ज्ञान आया, तो वो ज्ञान कैसे आया? ये सब के बारे में थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, और बिना किसी परेशानी की, समस्या की होनी चाहिए। किसी को मन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दर्शकों को भी नहीं। जी
ललित जी। नहीं, दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसमें क्या है कि जब श्रद्धा का अतिरेक हो जाता है, देखिए श्रद्धा और ज्ञान दोनों एक ही वस्तु के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन कभी-कभी जब श्रद्धा का अतिरेक हो जाता है तो ज्ञान की ज्योति थोड़ी मध्यम पड़ने लग जाती है और तब इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो जो वेदों को अपौरुषेय है वो मीमांसा दर्शन में प्रस्तावित किया गया है। मीमांसा दर्शन के पहले जब तक हम वैदिक संस्कृति के ज़्यादा नज़दीक हुआ करते थे, तब तक इस तरह का भ्रम या कहें तो संभ्रम उत्पन्न नहीं हुआ था भारत में। और उन्होंने भी जो कहा है वो भी हम ठीक से समझ नहीं पाए। जब वो कहते हैं अपौरुषेय, तो वो कहते हैं कि ज्ञान किसी पुरुष की संपत्ति नहीं है, कि ज्ञान जो है, जो प्राप्त हुआ हमें, वो एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वो सबकी सामूहिक है, तो इसलिए अपौरुषेय है। लेकिन जो अपौरुषेय कथन भी है वो मीमांसा दर्शन में, जो कि ईसा की कुछ शताब्दियों पहले ही अस्तित्व में आया है, 22 या 2400 वर्ष के भीतर का ये मीमांसा दर्शन है। तो भी इस दौरान ही ये स्थायी हुआ और फिर ये रूढ़ होते चला गया। चूंकि दर्शन है तो परवर्ती जो मीमांसा दर्शनकार थे और खासतौर पर न्याय दर्शन के जो लेखक हुए, उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया। तो इस अतिरेक में या भक्ति के, श्रद्धा के अतिरेक में कुछ बातें जो पीछे छूट गई, हम उनको सामने लाते हैं। क्या है कि हमें कहा जाता था, जब अंग्रेज आए तो हमें कहते थे कि भारत ऐसा देश है जिसमें ऐतिहासिकता का बोध नहीं है, भारत की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो मैंने खोजा इसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैंने इसे खोजा कि यार ये बात आई कहाँ से, कब शुरू हुई। ये जो है हमारे प्रति आक्षेप लगाने वाला कि हमें विज्ञान की समझ, हमें ज्ञान की समझ, हमारे पास योग है, यंत्र है, तरह तरह के शास्त्र हैं, विज्ञान है। विज्ञान की पहली परिभाषा भी ऋग्वेद से ही, हम लोग उस पर बात करेंगे आगे। तो ये हमें इतिहास का बोध क्यों नहीं रहेगा? क्या हम ऐसी संस्कृति हो सकते हैं? ये मन में प्रश्न उठता था, क्योंकि एक उपनिषद ही है हमारे पास, इतिहासोपनिषद। तो जब इतिहास का उपनिषद प्राप्त है तो क्या हमें इतिहास का ज्ञान नहीं रहा होगा? और भी अपने स्वयं के इतिहास का। हम ऋग्वेद के समय से कह रहे हैं कि प्रथमा संस्कृति विश्वावारा, तो यजुर्वेद का मंत्र तो बहुत प्रसिद्ध हो गया, पर ऋग्वेद में भी प्रथमा संस्कृति, ऋग्वेद में भी ये मिल जाता है और तमाम वेदों में मिल जाता है, कृष्ण यजुर्वेद में। तो हम प्रथम संस्कृति होने का दावा वैदिक युग से कर रहे हैं और फिर हमें इतिहास बोध नहीं है। तो मैंने इस आक्षेप की भी पर एक रिसर्च की, तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, ये आक्षेप, हमें ये ब्लेमिश देने वाला कौन है? एक विदेशी है। उसने 3 तरह के गलत इतिहास के पाठ हमें पढ़ाए और हमने उसके गौरव स्वरूप आत्मसात कर लिया। वो है मेगास्थनीज। जब मेगास्थनीज भारत आया तो मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत के लोगों को इतिहास का बोध नहीं है। नंबर 1, भारत के लोगों को लिखना नहीं आता, लेखनी नहीं है। 2, और नंबर 3 कि भारत ने कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया। तो ये 3 ब्लेमिस जो हमने पाले हैं अपने, और गौरव करते हैं कि हम आक्रांता नहीं हैं, और तो हम शांति प्रिय हैं, पर क्या हम आक्रांता नहीं हैं? तो ये जो विरोधाभास है, जिसे हमने अपना सॉफ्ट पावर का प्रतीक मान लिया है, ये हमारा अपना नहीं है, मेगास्थनीज का उपहार है, जिसे हम ढोते हुए चले आ रहे हैं। तो ऐतिहासिकता तो इतनी है जितना विश्व की कोई भी संस्कृति या देश हमारे साथ बराबरी नहीं कर सकता। हमारे पास क्या है कि जो ऋषि हैं, न केवल ऋग्वेद के बल्कि अन्य वेदों के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और यजुर्वेद में 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, अलग अलग परंपराएं हैं दोनों में इतिहास के कालखंड का अंतर है, हम लोग बात कर लेंगे आगे। तो सारे वेदों के सभी ऋषियों की कालक्रमानुसार अनुक्रमणिका हमें प्राप्त होती है। अनुक्रमणिका क्या? प्रत्येक मंत्र के दर्शन करना, क्योंकि हमारी प्रथा में कहा जाता है कि ज्ञान क्रिएट नहीं होता, ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, ज्ञान का बोध होता है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने ये अहंकार नहीं पाला कि मैं जिस ज्ञान का मुझे उद्बोधन हुआ है, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वो मेरा है। निजता का अभिमान नहीं था उन्हें, तो उन्होंने उसको सार्वभौमिक स्वरूप दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान का दर्शन हुआ है, क्योंकि आप इमर्जेंस ऑफ द थॉट है, लाइट, ज्ञान एक प्रकाश है और वो प्रकाश सबके भीतर है, सबको है। तो उन्होंने उसकी निजता का प्रतिपादन नहीं किया, अहंकार नहीं रखा, तो इसलिए कहते हैं कि हमें दर्शन हुआ। तो जो मंत्र दृष्टा हैं, वो सारे मंत्र दृष्टा ऋषियों के नाम, उनके द्वारा दिए गए मंत्र,
और नाम इस तरह से हैं कि उनके आप जो है गोत्र के अनुसार या उनके पूर्वजों का नाम भी उसमें पढ़ सकते हैं, संयुक्त नाम है। इस तरह से पूरी सूची मिलती है। तो जो हमारा ऋग्वेद है वो करीब करीब 420 से ज्यादा ऋषियों की सर्जना का, मंत्रदृष्टा ऋषियों की सर्जना का एक संग्रह है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एंथोलॉजी। तो वर्ल्ड की अर्लीस्ट, ऋग्वेद मतलब विश्व की केवल ऋग्वेद ही 420 से अधिक ऋषियों का, केवल ऋग्वेद। उसके बाद में जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करेंगे तो वो अलग है, अलग, वो बढ़ जाती है संख्या। तो करीब वैसे करीब मैं यहाँ 5 पर से दर्शकों को ये भी कहता 550। चलूं कि आपने आक्रांता वर्ड तो यूज किया, लेकिन हम लोग आक्रांता भारत नहीं हो सकता। भारत धर्म ध्वजा भारत ने फहराई सब जगह पर, और उन्हीं जगहों पर फहराई जिससे कि वो आगे बढ़ सके। इसलिए थोड़ा सा शब्दों में जरूर अंतर है, लेकिन बात का मूल जो है वो वही है जो ललित जी भी कहना चाह रहे हैं। जी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग ललित जी, आगे बढ़े। तो हम क्या है कि हम जो है सतत संघर्ष में रहे हैं। यदि आप ऋग्वेद का अध्ययन करें और ऐतिहासिक दृष्टि करें तो आप पाएंगे कि भारत जो है दास और दस्यु, ये दो है। दस्यु शब्द तो हम समझते हैं, पर दास से दस्यु का अंतः संबंध हम विस्मृत कर गए। तो दास और दस्युओं के साथ में प्रारंभ, अपनी संस्कृति की प्रारंभिक उषा वेला से हम संघर्ष करते रहे हैं। इनकी भी पहचान की जा चुकी है। तो संघर्ष या युद्ध से हम कभी विमुख होने वाले लोग नहीं हैं। तो ये हमें आत्मसात कर लेना, जो मेगस्थनीज ने हमें उपहार में दिया है, ये हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। अपनी पहचान को समझने के प्रति हम अन्याय कर रहे हैं, जो अब खत्म होना चाहिए। भारत तो जैसे कि ऋषि गोपवन आत्रेय का एक मंत्र है, जिन्होंने हमें अपनी पहचान बताई है कि अग्निर्भारतः तस्मा अग्निर्भारतः, चौथे मंडल के में ये मंत्र है ऋषि गोपवन आत्रेय का। तो ये कहते हैं कि तस्मा अग्निर्भारतः, इस प्रकार भारत अग्नि है। तो जो अग्नि जैसा ज्वलंत है वो भारत, उसी भारत की आज स्थिति ये है। हमारी अपनी समझ हो गई है कि हम केवल शांति प्रिय हैं। जबकि हमारी संस्कृति की शुरुआत ही संघर्ष में हुई, युद्धों के विजय से, और हम विजयाकांक्षी हैं। इसलिए हमें एक और शब्द मिलता है प्राचीन संस्कृत में, विजगीषु। वे विजगीषु जैसे शब्द प्रारंभ में कैसे, यदि हमने विजय नहीं की है और अपने विजय के पद चिन्ह छोड़े नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि पूरा यूरोप हमारे पद चिन्हों से भरा हुआ है और विश्व का इतिहास बदल दे, ऐसे पद चिन्ह हमारे पास हैं। तो ये हमने उपहार लिया हुआ है। तो ऐतिहासिकता 420 से ज्यादा मैंने इसलिए कहा कि कुछ मंत्रों के जो ऋषि हैं वो शेयर्ड हैं, मतलब दो ऋषियों के द्वारा दिए गए भी मंत्र हैं। इस वजह से एक संख्या बताने में थोड़ी सी मुश्किल है। तो 420, 424 इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होती है। आप आगे बढ़े ललित जी, उससे पहले एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा मैं कि हम लोग जब इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा बात करते हैं ना कि भाई भारत की आजादी को अंग्रेजों से जो तथाकथित हम लोग बात करते हैं 1947, इतने साल हुए, 200 साल हुए, 500 साल हुए, 1000 वर्षों की बात है, 2000 वर्षों की बात है। वेदों की बात करें तो व्हाट्स योर थिंकिंग कि वेद जो है आज के कालखंड के अनुसार कितने वर्ष पूर्व के आप इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा, मैं दर्शकों और यदि कोई हमारे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिसको हमें देख रहे हो, तो पहली बात उनकी नॉलेज के लिए है कि आपको पहले जाने कि इतिहास किसका नहीं है। तो इतिहास यूरोप का एग्जिस्ट नहीं करता। कब से? 3000 वर्ष के पहले का यूरोप का कोई लिखित इतिहास नहीं है, कोई मौखिक इतिहास भी नहीं है उनका। बल्कि 700 बीसी, यदि मैं बात कहूं, एक लाइन खींच दूं, 700 बीसी के पहले का यूरोप का इतिहास नहीं है। इसलिए जब यूरोपीय चिंतक भारत आए और वो अपनी सीमाओं से परिचित थे, तो वो भारत का प्रचुर विशाल इतिहास देख करके आश्चर्यचकित हो गए और अपनी जो हम कहें कि अपनी हीन भावना जो उनके अंदर उत्पन्न हुई कंपैरेटिव, उसको छिपाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया कि हमारा इतिहास नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ऋग्वेद किस कालखंड में रचा गया? तो देखिए दो बातें हैं। एक, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है, संस्कृत कैसे आगे विकसित हुई, और फिर एक समय आया इसी वैदिक संस्कृति में वेदों संहिताओं का निर्माण हुआ। तो क्योंकि ये वर्षों की बात नहीं है, कुछ 100 या 1000 वर्षों की बात नहीं है, ये अवधि की बात है, बहुत प्राचीन अवधि की। तो हमें मत्स्य पुराण से ये ज्ञात होता है कि
जब त्रेता युग था, त्रेता युग के दौरान संहिताओं की रचना हुई। एक श्लोक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जी। मत्स्य पुराण के 143वें अध्याय में है। त्रेता युग मुखे यज्ञासीत प्रवर्तनम, औषधीषु च जातासु प्रवृत्ते वृष्टि सर्जने। तभी वर्षा भी भारत में प्रचुर मात्रा में होने लगी। तो ये कई लक्षण एक साथ इस मंत्र में मिलते हैं। प्रतिष्ठतायाम वार्तायाम ग्रामेषु च, मैं व्याख्या कर दूंगा इसी, ग्रामेषु च पुरेषु च। इसमें देखिए अंतिम लाइन है इस श्लोक की कि संहितास्तु सुसहृत्य कथम यज्ञ प्रवर्तितः। तो ये जो त्रेता युग है हमारा, इस युग में संहिताओं का प्रवर्तन हुआ। तो ये जो हमारी संहिताओं का कहने का अर्थ ये है कि न केवल ऋक अर्थात ऋग्वेद की ऋचाएं, बल्कि हमारे सामगान भी उस समय अस्तित्व में आए। और सामगान क्या है? कुछ जो ऋचाएं हैं उनको संगीत के प्रकार में परिवर्तित करके गेय बना लिया गया। तो गेय कैसे मंत्र को गेय बनाया जाएगा, इसके सूत्र आज भी सुरक्षित हैं। और कोई किसी भी मंत्र को हम, ऋग्वेद के मंत्र को, जो मंत्र है ऋक है, उसे हम साम में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि परिवर्तन पहले हो गया, पर उसके सूत्र अभी भी अस्तित्व में है कि यदि ये परंपरा नष्ट भी हो जाए तो उन सूत्रों का प्रयोग करके कभी भी मंत्र को, ऋग्वेद के मंत्र को साम गान में परिवर्तित किया जा सकेगा भविष्य में भी, क्योंकि वो सूत्र हमारे पास सुरक्षित है। तो त्रेता में यज्ञ प्रवर्तित हुए, त्रेता में ही हमारी संहिताएं बनी। अब सवाल उठता है कि त्रेता क्या है? जिस तरह कई त्रेता की हम समझ रखते हैं, क्या वही त्रेता है? अर्थात 8,12,000 वर्ष से पहले का त्रेता? तो इसके लक्षणों के आधार पर हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। और मैं सभी अपने दर्शक जो सनातनी हैं, देख रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा रखूंगा कि वो जो श्लोक में लक्षण बताए गए हैं उसको स्वीकारोक्ति अपनी दें, क्योंकि ये हमें हमारी परंपरा से ही प्राप्त होता है, विश्वास से नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है। तो त्रेता क्या है? त्रेता ऐसा युग है जब यज्ञ प्रवर्तित हुए, और यज्ञों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है कृषि। तो देखिए इसमें तीसरी लाइन में, इसी श्लोक में, प्रतिष्ठितायाम, प्रतिष्ठित हुई क्या? वार्तायाम, वार्ता अर्थात कृषि प्रतिष्ठित हुई। और जब बिल्कुल क्रमानुसार है, जब कृषि प्रतिष्ठित हुई तो ग्राम बने, और फिर बाद में पुर बने। पुरेषु च ग्रामेषु नहीं है, ग्रामेषु च पुरेषु च, ग्राम बने, फिर और विकास और हमारी आर्थिक समृद्धता आई हमारे समाज में, तो फिर बाद में ग्रामों से शहर बने, पूरे सुचा। यही चीज हमें आर्कियोलॉजी कहती है। आर्कियोलॉजी हमें समझाती है कि एक ऐसा पीरियड था जब ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, उसे कहते हैं वो नियोलिथिक। तो ये जो वर्णन है हम देख रहे हैं मत्स्य पुराण का, इसकी 1-to-1 मैपिंग हमें प्राप्त होती है किससे? मॉडर्न आर्कियोलॉजी के साथ में। तो और ये आर्कियोलॉजिकल, यदि हम कहें कि ये मत्स्य पुराण की अपनी पुरातात्विक परिभाषा है युगों की, तो ये परिभाषा भी आधुनिक आर्कियोलॉजी तो 18th सेंचुरी में आई, ये शब्द ही 18th सेंचुरी में आर्कियोलॉजी, आर्केइक से बना आर्कियोलॉजी। तो उसके भी कई हजार वर्ष पहले से ये परिभाषा हमारी परंपरा दे रही है। तब वो, और ये जब परिभाषा प्राप्त हो रही थी, तब भी यूरोप में ऐतिहासिक विमर्श इतना खड़ा नहीं हुआ था। वहां का अपना इतिहास बहुत कम मात्रा में, प्लिनी वगैरह में जो लिखा हुआ है, स्ट्रैबो और प्लिनी ने और ग्रीक स्कॉलर्स ने, केवल उतना ही लिमिटेड 4-5 ग्रंथ ही इतिहास के बने थे। जबकि हमारे यहाँ इतनी विशाल मात्रा में इतिहास अलग अलग पुराणों में लिखा हुआ है, जिसमें हो सकता है कुछ कॉमन चीजों पर ऐसी अलौकिक चीजें भी किसी किसी पुराण में मिल जाती हैं जो आपके सामने है। हमारे पास इतिहास बोध बहुत पहले उत्पन्न हुआ। और मॉडर्न व्यू में देखेंगे हम, तो ये नियोलिथिक पीरियड के साथ में 1-to-1 मैपिंग हो जाती है इसकी। नियोलिथिक वही पीरियड है कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है, एग्रीकल्चर होगी, कृषि होगी, तो फिर जो अन्न उत्पन्न होगा तो अन्न की समिधा बनेगी। तो दोनों तरह की शर्तें मॉडर्न आर्कियोलॉजी की, पुरातत्व की, और हमारी अपनी जो परंपरा में जो परिभाषा है, और परंपरा के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश में, सभ्यता में जो उसका परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है, वो दोनों ही दिशाओं से वो पुष्ट होता है। तो हम इन परिभाषाओं को जानें, यही मेरा मकसद है।
और कोई प्रश्न आपने उठे कृषि किसी दर्शक कृषि के की मन में? आपने बात कर रहे हैं, आपकी कृषि आधारित जो चीज है, तो शायद इसके इस पर भी, इसमें जो है ना वो श्लोक कुछ जो है वो कृषि के आरंभ के बारे में यहाँ पर है। मैं एक बार स्लाइड पे दिखा भी देता हूँ, तो थोड़ा लोगों को और भी ज्यादा चित लगेगा कि ये आई थिंक शायद आप उसको समझा भी दीजिए साथ साथ में। कृषि का प्रारंभ जो एंशिएंट एग्रीकल्चर कॉरिडोर आता है 1900 किलोमीटर का, तो वो मेहरागढ़, और ये आप बताते चलिए, आई थिंक शायद ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है मेहरगढ़ और लहुरा देव, लहुरा देव जो है, लहुरा मतलब छोटा, तो छोटे देवताओं का स्थान ये नाम है। ये छोटा स्थान है लहुरा देव, आपके संत कबीर नगर में, यदि मैं गलत नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थान है, जहां पर जो धान है, हमारी धान की खेती का, राइस कल्टीवेशन का पहला एविडेंस मिलता है 6500 BC के आसपास का। तो 8500 साल हुए, 2000 साल आप इधर के जोड़ें और बिफोर क्राइस्ट के 6500 और 2000 अब से लेके क्राइस्ट तक का पीरियड जो है, तो जी कुल मिला के 8500 साल की अवधि हुई। तब जो है हमें मिल रही है क्या? धान। लेकिन मेहरगढ़ से हमें बार्ले, बार्ले का मतलब होता है यौ। यौ की हिंदी क्या होगी हमारे यहाँ? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जवा जिसे कहते हैं, जौ कहेंगे आप। जो हाँ, तो जो जौ है, हाँ जौ जी, तो जौ की खेती उत्पन्न होती है मेहरगढ़ से 8500 साल पहले, और धान की खेती शुरू होती है हमारे यहाँ लहुरा देव से, या इसी क्षेत्र में। हम एक स्थान को इसलिए नहीं कहते कि हो सकता है कि जहां पर सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिल रहा है उससे 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं कहीं और भी कोई दूसरा बीज रखा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो अपनी, और हम नहीं खोज पाए, तो एक क्षेत्र में इस दौरान जो है कि खेती शुरू हुई। अब ऋग्वेद को हम देखें, तो ऋग्वेद में हम क्या पाते हैं कि एक पूरा का पूरा धान सूक्त है, 352, तीसरे मंडल का 52वां सूक्त है, जो जिसमें धान की खेती का पता लगता है, और अथर्ववेद में बार्ले अर्थात जौ का। और देखिए, यज्ञ की समिधा के लिए पहला अन्न, पहली फसल क्या है? जौ। जौ सबसे पवित्र है। जौ के बाद में धान, चावल के कण जो है, हम आज भी पूजा में, और अभी जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी तो घर घर जो है उन्होंने चावल के, क्या कहते हैं उसे, अक्षत 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 वितरण हुआ था। और ये अक्षत नवरात्रों में हम लोग देवी माँ के सामने जो है वो जवारा जो है वो रहता है कलश में, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। और मैं यहाँ पर एक चीज और आपसे जान लेता हूँ साथ साथ में, जो कि आपने ये बताया कि मेहरगढ़ 6300 BC और लहुरा देव 6500 BC, तो ये थोड़ा पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान और आज के नेपाल की बात थोड़ी सी हो जाती है। और जब हम हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित जात बखाने की बात करते हैं, तो मेहरगढ़ सिंधु, बिल्कुल वही है। मेहरगढ़ जो आप है कह ना? रहे हैं, ये जो है ये बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान में ही हिंगलाज देवी का स्थल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये यहाँ पर ज्वार की बात कर रहे हैं, यानी कि बार्ले की बात कर रहे हैं, तो ये माता रानी से सीधा सीधा संबंधित हो जाता है। तो आप जब ऋग्वेद की बात कर रहे थे और त्रेता की बात कर रहे थे, तो क्या मैं यूं समझूं कि 6500 BC और 2000 यानी कि 8500 का कालखंड हुआ ऋग्वेद, यानी कि ये वही कालखंड है जब भगवान श्री राम हुए थे। तो इन दोनों को मिला लेते हैं तो आज से 8500 वर्ष की अवधि आती है। क्या ये अवधि मानी जाए? ऋग्वेद 8500 वर्ष पूर्व के हैं आज से, अगर हम बात करें, और यही अवधि श्री राम के पदार्पण की भी है, क्या ये कहना चाहते हैं? देखिए, ऋग्वेद में भगवान श्री राम का एक सम्राट के रूप में उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या है, एक मंत्र है 1093, 10वें मंडल के 93वें सूक्त में, जिसमें राम का एक 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 जैसे एक नया नव युवक राजा बनता है, इस तरह से राम नाम का हमें उल्लेख मिलता है, तो हमें उसे मानना पड़ेगा। तो उस समय तक भगवान श्री राम अपने युवा अवस्था में रहे होंगे, क्योंकि क्यों मैं कह रहा हूँ, राम का समय और ऋग्वेद का समय बिल्कुल थोड़े से अंतर के साथ में समान कालखंड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ऋग्वेद में वशिष्ठ के मंत्र हैं, ऋग्वेद में विश्वामित्र के मंत्र हैं, और ऋग्वेद में विश्वामित्र के पुत्रों के भी मंत्र हैं, ऋग्वेद में वामदेव के भी मंत्र हैं, और आत्रेय के भी मंत्र हैं, अत्रि के भी मंत्र हैं। तो जो रामायण कालीन ऋषि हैं, उन ऋषियों के मंत्र हमें मिलते हैं ऋग्वेद में। तो इसका तात्पर्य क्या है? राम सम्राट के रूप में ना भी हो, किंतु राम वहां पर उपस्थित हैं, तो राम के कुछ कालखंड के कुछ वर्ष पहले
तक ये मंत्रों की सर्जना या हमारे हमारे ऋषियों द्वारा, मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा हो चुकी थी। हमें यही स्पष्ट होता है। और ये कालखंड वो हो सकता है जिसे कुछ ज्योतिष के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है कुछ लोगों ने जिसका दावा किया है, किंतु उसमें एक समस्या है जो भी। जी जी बोलिए। अच्छा, मुझे लगा कहीं कुछ डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। तो नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो हाँ, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू एक डेट आती है, देखिए ऐसा है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें कैलकुलेटेड डेल्टा वैल्यू है कि एक नियत समय के पश्चात वो जो एल्गोरिथम बनाने वाले लोग हैं वो उन्होंने समझा कि हम उतनी एक्यूरेसी के साथ में डेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो बार बार उन्होंने डेल्टा वैल्यू घोषित की है। अब उसी सॉफ्टवेयर को यदि हम प्रयोग में लाते हैं और उसकी डेल्टा वैल्यू को कंसीडर किए बिना ही एक डेट, एक तिथि निर्धारित कर देते हैं, तो हम न केवल अपनी परंपरा के साथ में बल्कि जो डॉक्यूमेंटेड मैनुअल है उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। तो हम क्या करें, मैं ये सलाह दूंगा ऐसे लोगों को कि जो आज जो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी का प्रयोग कर रहे हैं, आप एक कालखंड दें, ना कि आप एक तिथि और तिथि के भीतर के आप जो है बिल्कुल चरण तक, तिथि के चरण तक, मुहूर्त तक उतनी एक्यूरेसी देने की कोशिश करें। ये विद्वानों को लगता है कि हम इतनी कितनी करीब पहुंच गए, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड डेटा है आप उसको कैसे वायलेट कर सकते हैं? यदि मेरा श्रोता एजुकेटेड नहीं है, जानकार नहीं है, तो भी मैं उसे अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं वही बात करूंगा जो उसे ज्ञान समृद्ध करे। तो थोड़ा सा हमारे जो विद्वान हैं ज्योतिष वाले या एस्ट्रोनॉमी के, उनसे निवेदन है कि वो इस तरह इस बातों का ख्याल रखें। लेकिन सबका सारांश यही है कि त्रेता में ही भगवान राम के प्रभु राम बनने के कुछ अरसे पहले तक जो है ऋग्वेद के मंत्रों की रचना हो चुकी थी। ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ललित जी, आपकी जो ये स्लाइड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको एक एक करके दिखाएं अभी, या फिर आप इसको बाद में दिखाना चाहेंगे? एक मिनट। जी जी, हम स्लाइड के अनुसार भी चलें तो भी अच्छा ही रहेगा। एक क्रम से ही मैंने बनाया भी था। तो अभी तक हमने इसके ठीक। 2-3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ में। वेद संहिता का निर्माण, और उसमें ये बताने की कोशिश मैंने की थी, वो मंत्र मेरे सामने जी भी आप दिखा दें, तीसरे नंबर की जो स्लाइड है, ऋषि अवत्सार कश्यप की। तो देखिए जी अनुक्रमणिका होने का कितना बड़ा लाभ है कि हम उस ऋषि का नाम जानते हैं जिसने ये डॉक्यूमेंट किया हुआ। क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने किया हुआ है कि तनु समानयंती, तब सामगान भी थे, सामगान की प्रथा अस्तित्व में थी। उनको ये ऋषि काश्यप ऋषि, मतलब कश्यप ऋषि के वंश में जो उत्पन्न हुए या उनकी गुरु परंपरा में, तो वो कश्यप ऋषि, काश्यप इसलिए है क्योंकि कश्यप की परंपरा में है। तो काश्यप कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि सामगानों का अस्तित्व है। फिर हमें जो ये बहुत, और दूसरा मंत्र और भी महत्वपूर्ण है इनका, निर्मेध का। इन्होंने क्या बताया जी हमें कि इंद्राय साम गायत, हम इंद्र के लिए साम गायन कर रहे हैं और ऋग्वेद में है। तो ये जो अभी आज के जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं मैक्स मूलर को फॉलो करके एक मिथ बना लिया है कि पहले ऋग्वेद बना फिर जो है सामवेद बने या दूसरे वेद अस्तित्व में आए, ये गलत है। ये आपके सामने में हमने एविडेंस रख दिया। क्योंकि जब मैक्स मूलर स्टडी कर रहा था जर्मनी में, तो एक तो उनके पास सोर्सेस की बहुत कमी थी, दूसरा उनके पास कोई ऐसा ज्ञानी शिक्षक नहीं था जो बता सके मैक्स मूलर को कि आपसे त्रुटियां क्या हो रही हैं। तो एक कम उम्र में सीमित स्रोतों के बीच में एक मैं कहूँगा कि एक मेधावी छात्र था जो लगातार गलतियां करते चला गया, और उसकी गलतियों को हम लोगों ने दोबारा एनालाइज नहीं किया, विश्लेषित नहीं किया, और ये गलतियां आज हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। तो जो भी देख रहे हैं एकेडमिक जगत के लोग, कृपया इनको ध्यान में रखें। तो ये हो गई। अब अगली स्लाइड में हम चलें तो थी वो पहले आपने दिखा दिया है कृषि से संबंधित। मैं जी कृषि पर क्यों जोर दे रहा हूँ? इसलिए कि जो हमारे लेफ्ट विंग के स्कॉलर्स हैं, जो कि संघर्ष प्रिय हैं, हर जगह वो कन्फ्लिक्ट बताना चाहते हैं, और कन्फ्लिक्ट बता करके जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स है उसके लिए वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट को आगे ले जाए। तो हर जगह, हर देश में वो यही इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की, मार्क्सिस्ट राजनीति के लिए इतिहास का प्रयोग करने वाले इतिहासकार हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं, यहाँ अभी एक मैडम है DU
दिल्ली विश्वविद्यालय की, वो आई शेडो के साथ में हिस्ट्री पढ़ा रही है। वो आती हैं टीवी चैनल में, उनके शर्मा कुछ है उनका नाम, तो वो एक तरफ से आंखों में मस्कारा लगाती है और दूसरी तरफ जो है हमारी प्राचीन इतिहास को बच्चों को बताती है आकर्षक ढंग से, और खुद भी अच्छी आकर्षक हैं अपने आप में। तो वो कह रही हैं कि ये जो ऋग्वेद है ये खानाबदोश अर्थात नोमैडिक लोगों की संस्कृति है, और यही जो है यूनेस्को के परिचय में, जब वैदिक संस्कृति, क्योंकि सभी देशों की संस्कृतियों का परिचय यूनेस्को में है, तो यूनेस्को के पोर्टल में जब भारत सरकार का अपना व्यू गया है बीबी लाल के समय में, बाद में बीबी लाल ने अपने सुधारा, व्यक्तिगत सुधारा, पर जब उनका समय था, जब वो सरकार का प्रतिनिधित्व करके एक नैरेटिव दे रहे थे, तो भारत की तरफ से जो नैरेटिव गया उसमें भी इनको नोमैडिक नहीं बल्कि सेमी नोमैडिक बताया गया है। तो नोमैडिक अर्थात यही खानाबदोश, जिन जो घर नहीं बनाते, निवास नहीं बनाते, जबकि आपके सामने मंत्र हैं कि ऋग्वेद के समय, तो ऋग्वेद मतलब वैदिक संस्कृति में ही इसके भीतर ही कृषि का प्रारंभ हुआ, और एग्रीकल्चर या कृषि खानाबदोश लोग नहीं करते। कृषि कौन करते? जो हम अंग्रेजी में कहते हैं सेडेंटरी जो होते हैं, जो स्थायी निवास करते हैं, जो परिवार बनाते हैं, वहां पर कृषि होती है। अभी आपको एग्जांपल बताऊं जो कोई काट नहीं सकता, हमारे पास में अफगानिस्तान के उस पार में दो देश हैं, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो ताजिकिस्तान की सरकार सन 70 से, क्योंकि वो नोमैडिक एरिया है और नोमैडिक लोग स्थायी जीवन को स्वीकार नहीं करते, उनको उसमें ही रस मिलता है, आनंद मिलता है, तो वहां की सरकार कोशिश कर रही है कि जो नोमैडिक्स हैं उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों देशों के, वो सेटल्ड लाइफ एक्सेप्ट कर लें। तो सेटल्ड लाइफ आज तक नोमैडिक हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बड़ा लंबा, जैसे हमारे यहाँ चलता है ना 5 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, और वो एक मनरेगा चलती है, तो पूरे देश में मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट चल रहा है 70 से आज तक चल ही रहा है। वो उनको सरकार सब कुछ दे रही, कह रही यहाँ बैठो, यहाँ तुम भूमि फ्री में दे रही है, लैंड फ्री में दे रही है, इंडस्ट्रीज लगा रही है, लेकिन लोग हैं कि अभी तक जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। प्रोग्रेस हो रही है। तो दो अलग अलग जीवन शैलियां हैं, एक एग्रीकल्चरिस्ट है जिसमें आपको भोजन उत्पन्न किया जाएगा, और जो नोमैडिक्स होंगे वो भोजन उत्पन्न नहीं करते, वो लूट कर खा जाते हैं। तो और ये जो संघर्ष है ये हमारे वेदों में, ऋग्वेद में प्रारंभ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो दास हैं, तो मैं इन्हों, खैर हम अपने लेफ्ट वालों को बता रहे थे कि आप अपने आप को करेक्ट कर लें, और आप करेक्ट नहीं करेंगे तो जो श्रोता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपको करेक्ट कराएंगे, आपके क्लासेस में करेक्ट करा दिया जाएगा। ये एविडेंसेस हैं, जिन एविडेंसेस को निरस्त करने की शक्ति किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये लिखे हुए एविडेंसेस हैं हमें। तो बच्चों से मैं कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो लेफ्ट के टीचर्स हैं उन्हें बताइए कि वो कितनी बड़ी गलती आज भी अपनी दुराग्रह मार्क्सवादी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं इतिहास के साथ में, और जो स्वीकार ये देश नहीं करता है, और इसका बहुत कड़ाई से विरोध होना चाहिए। लेकिन इसी बात को जो दुख तब होता है कि जिन लोगों ने, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज ने, जिन्होंने ऋग्वेद का पूरा इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन किया हुआ, जैसे हार्वर्ड में ऋग्वेद का ट्रांसलेशन 2017 में लेटेस्ट हुआ है, हम भूल जाते हैं मैक्स मुलर को, तो जिन लोगों ने 2017 में ट्रांसलेट किया उन्होंने भी वही पढ़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मैंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, सोर्स एक है, वही मंत्र हमने पढ़े, वही मंत्र उन्होंने पढ़े, हार्वर्ड के लोगों ने। तो आप हार्वर्ड की बुक देखिए, डाउनलोडेबल फ्री में है, वो जानते हुए भी कि यहाँ कृषि की शुरुआत है, पर वो भी वो लिख रहे हैं, वो अपने जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसे बनाए रखना चाहते हैं कि भाई भारत के लोग क्या थे, खानाबदोश थे, यायावर थे, नोमैडिक थे, जबकि कृषि उनकी लेगेसी पर ना कुठाराघात होता है ना। अगर असली सच सामने आ जाता है हार्ड फैक्ट्स से, तो सभी घबराते हैं। और आपने तो अपनी स्लाइड में बहुत सारे हार्ड फैक्ट्स दिए हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं और दर्शक भी देख रहे होंगे। द क्ले मॉडल ऑफ इंडस प्लो एट बनावली 2300 BC, आयरन प्लो एट जखेरा 1050 BC। राजस्थान में है, जो बनावली है राजस्थान में, और वो एक ही प्रदेश का लिया मैंने उदाहरण, ताकि जो चीजें बिल्कुल स्थायी प्रभाव छोड़ें। कि पहले हमारे पास में क्ले मॉडल मिला, बाद में हम देखते हैं कि आयरन इंप्लीमेंट हो गया, तो टेक्नोलॉजी हमारी सीक्वेंस में बढ़ रही है। हम हल क्यों डेवलप कर रहे हैं, आगे जो हल बनाने की टेक्नोलॉजी है उसको इवॉल्व क्यों कर रही है, क्योंकि हम लगातार कृषि करने वाले लोग हैं। हम कभी भी नोमैडिक नहीं रहे, हम कभी आयावर या कि खानाबदोश नहीं रहे। इसलिए ये स्लाइड थी, और लोहे का है, तो
अब देखिए एक क्यों और भगवान बात है। बलराम का तो उनका जो अस्त्र था वो तो हल हाँ, था। जो आप अगर अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं वो तो हल ही था, मतलब कि कृषि से संबंधित हो गया। निश्चित रूप से। तो अस्त्र हल कब होगा? जब कृषि का विस्तार हो रहा है, अर्थात कि जो चारागाह हैं उन 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 जगहों पर हम कृषि करने लगे, जो जंगल हैं उन जगहों पर हम कृषि करने लगे, तो तभी तो अस्त्र बनेगा हल। तो वो जो बलदाऊ हैं वो जो है उस समय पर वो उन्होंने कृषि का विस्तार में अपना योगदान दिया होगा, संरक्षण दिया होगा हम्म। लोगों को, तो इसलिए उनका अस्त्र जो है हल दिखाया गया। और द्वापर की घटना है, द्वापर में कृषि का और बहुत विस्तार हुआ, क्योंकि द्वापर में तो मार्केट डेवलप हो गया भारत में। और हम लोग हाँ। यदि हम देखें तो द्वापर और आपकी जो इंडस वैली का जो उत्कर्ष है, दोनों लगभग लगभग समानांतर आता है। और हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल व्यापार कर रहे थे। और हम ही लोग पहले, जो अब हम आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं कि वी इंडियंस आर द फर्स्ट की जिन्होंने मेसोपोटामिया में अपनी कॉलोनी बनाई। तो पहली कॉलोनी वर्ल्ड की भी बनाने का श्रेय हमें जाता है, यदि हम अपने इतिहास के साथ में अपने पुरातत्व को जोड़ें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत का पुरातत्व भारत के इतिहास से डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड क्या है कि वो इंटरप्रीट ही नहीं करना चाहते हैं। वो लोग इंटरप्रीट नहीं करते हैं। तो इंडस वैली में आपको गोल्ड मिल जाए, मैं कहता हूँ कि डायमंड, एक टनों टन डायमंड भी मिल जाए, तो वो भी हमारे इतिहास से जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो इंडस वैली कल्चर, हड़प्पा कल्चर है, उसको भारतीय संस्कृति से हमारे पुरातत्वविदों में नहीं जोड़ा। और इसलिए ये फेलियर एएसआई का आर्कियोलॉजिकल फेलियर है, सारे आर्कियोलॉजिस्ट का फेलियर है। और इसके लिए उन्हें हमें दोष देना पड़ेगा। यदि हम समझेंगे कि ये बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है, लेकिन वो केवल गड्ढे खोद करके जो एंटीक्विटी वो निकालता है, तब तो ऐसा तो कोई भी श्रमिक करता है। क्या ठीक श्रमिक बात। होना ही आर्कियोलॉजिस्ट होना है? तो हमें कठोर प्रश्न आर्कियोलॉजिस्ट से पूछने पड़ेंगे, उनके प्रोफेशनल और उनकी प्रोफेशनल स्किल्स पर और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर भी क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे कि क्या करूं मैं इस राखी गढ़ी की एक्सकवेशन का, क्या करूं मैं हड़प्पा की एक्सकवेशन का, यदि वो इतिहास से जुड़ती नहीं है। आपने उसे बना दिया है एलियन लिटरेचर, तो इनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताऊं, चूंकि मुझे थोड़ा क्रोध भी आ गया, जोश भी आ गया है, कि हमने हल्दी लगाने की जो हमारी प्रथा है वो हमें जी। इंडस वैली से मिलती है, आपके हरियाणा से में। उसके पहले मेहंदी का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशनल एविडेंस हमें मिलता है आपके हरियाणा से। तो मेहंदी आज तक चली आ रही है हमारी बीच में। यदि आर्य बीच में आ गए होंगे तो फिर मेहंदी प्रथा बंद हो जानी चाहिए थी, तो मेहंदी कंटिन्यू हो रही है। जो हमारा आयुर्वेद है, इसका जो पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो सबसे पहले मिलता है कहाँ से? हड़प्पा से। और हड़प्पा में क्या मिला है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। त्रिफला के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ द त्रिफला, जो आज हमारी आयुर्वेदिक औषधि है, हमारे लीवर और बायो जो बायो फीचर्स हैं बॉडी के, तो बायोडायनामिक जो फीचर्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उस प्रतिरोधक क्षमता का जो नॉर्मलाइजेशन है वो त्रिफला करता है, आज हम जानते हैं। तो त्रिफला के हिस्से के अवयव, एलिमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं हड़प्पा से। और एक और चीज मिली है, शिलाजीत। शिलाजीत कहाँ होता है? हिमालय में। और मिला कहाँ? रावी नदी के किनारे, आपको हड़प्पा में। दूरी कितनी है? कम से कम 250 से 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर दूर इस किसी स्थल से वो लाया गया रावी में, और शिलाजीत आया। तो शिलाजीत का प्रयोग करने वाले और शिलाजीत का संग्रह करने वाले लोग, दोनों के बीच में आपस में ये विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये व्यापारिक व्यवस्था थी। तो इसका ये मतलब है, कहने का अर्थ यदि हम इंटरप्रेट करेंगे, कि जो हड़प्पा मेकर्स हैं वो, और जो हिमालय में रहने वाले लोग हैं वो दोनों आपस में ऐसी भाषा बोलते थे जो दोनों आपस में समझ सकते थे। दोनों की भाषा अलग अलग नहीं थी। इंडस वैली जो है वो जो आइसोलेशन में एग्जिस्टेंस में नहीं थी। उन्होंने जो कॉपर है यूज किया हुआ है, वो कॉपर उन्होंने साथ में राजस्थान की दूसरी संस्कृति थी, आपकी मेवाड़ की संस्कृति है। तो जो प्राचीन मेवाड़ है, यही सबसे पहले तांबे की इतनी बड़ी माइंस जो है, खदानें मिली हैं। तो इंडस वैली का सप्लायर मेवाड़ था। जो आप जाएंगे, वो रेलवे स्टेशन है, उसके पास में ही एंशिएंट बालाथल वगैरह सारी साइट्स वहां पर कुछ किलोमीटर्स के भीतर भी है। बहुत साइट्स है वहां पर। जिंक के भी बहुत सारी वहां पर खदानें मिली हैं, जिंक की मिली जी है। जी। तो जिंक थोड़ा बाद में आया,
तो कॉपर का, जिस कॉपर को यूज कर रहे थे इंडस वैली, उसका सप्लायर यहाँ था। तो अब आप कहते हैं कि इंडस वैली आइसोलेशन में थी, उसकी भाषा कोई नहीं समझता। भाषा नहीं, लिपि का ज्ञान गया है, भाषा नष्ट नहीं हुई है, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी हुई है ना। एग्रीकल्चर की कंटिन्यूटी बनी है, आयुर्वेद की कंटिन्यूटी बनी है, मेहंदी की परंपरा की कंटिन्यूटी बनी है, और कितनी कंटिन्यूटी आपको चाहिए। एक बार मैंने लिस्ट आउट किया हुआ था, किसी और डिस्कशन में हम लोग देख लेंगे। करीब 20 ऐसे ट्रेडिशनल चीजें हैं जो कंटिन्यू कर, पीपल की कंटिन्यूटी बची हुई है। और ये जो कुएं हैं, कुएं भी दो प्रकार के, कौन सा, छोटे कुएं और एक जो पक्का कुआं होता है ईंटों की, जो जिसमें वो लगाई जाती है, जी सपोर्ट जी लेयर जी। लगाई जाती है ना। और मजे की बात है, उस कुएं को हमारे क्षेत्र में इंद्र के नाम पर कहते हैं, इंदार। तो वो उसका साक्ष्य है हमें ऋग्वेद में और दूसरे वेदों में भी मिल जाता है। शायद मैंने सिंचाई के मंत्र में उसको, इंद्र को लक्षित है वो मंत्र, तो जिसमें से पहले सिंचाई शुरू हुई, उन कुओं का नामकरण, उन वेल्स का नामकरण इंद्र के नाम पर समर्पित किया गया है। तो वो मंत्र इसलिए मैंने जानबूझकर रखा हुआ है कि ये भी आज स्पष्ट हो जाए। तो इंदारा कहते हैं इधर, इंदार। और ये नाम आपका कहाँ तक जाता है, ईरान को पार करके मेसोपोटामिया तक जाता है। वहां पर एक देवता है जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने छिपा के रखा है, और भारत के आर्कियोलॉजिस्ट स्किल्ड नहीं है, तो बात छिपी हुई है कि ऋग्वेद जो इंद्र है, इंद्र की पूजा मेसोपोटामिया में हुई, और एक शिलालेख में इनार, इन जो दा का उच्चारण, उनमें जो हार्ड वर्ड्स हैं, जिसे हम कहते हैं घोष, जो घोषात्मक शब्द हैं हमारे, जब इसमें ध्वनि टकराती है तो उन शब्दों का उच्चारण वो नहीं कर पाते, तो दा और डा, इंद्रा ये नहीं कह सकते। तो वो उनकी वोकल जो कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, बोलने की तरीका वही है। तो वहां पर जो है इंद्र का एक शिलालेख में पूजा की गई, देवताओं में मुख्य स्थान दिया गया है इंद्र को। तो हमने जब ये जो स्लाइड हमारे दर्शक देख भी रहे होंगे, वो देख पा रहे होंगे अथर्ववेद के इस सूत्र में आपने नाम दिया है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपने करके दिया है। कृषि का प्रारंभ अथर्ववेद और ऋग्वेद में यह इस रूप में भी लिखा हुआ है, तो वेरी क्लियर। जी जी, बहुत वेरी क्लियर। अथर्ववेद का मंत्र है वो कि यव के बारे में, जव का जो मैंने पहले बात की थी, और ऋषि का नाम हमें उपलब्ध है। और ऋग्वेद का मंत्र है इनका सधिर वै रूप धर्म का, और इन्होंने सिंचाई का, सिंचा महा, इन्होंने पहले बताया कि कृषि हो रही है, किसी जौ की हो रही है, बारले की हो रही है, फिर कृषि के साथ सिंचाई भी की जा रही है। और क्या चाहिए, हम कितने स्थायी जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर अगले मंत्र में आप आएंगे तो आपको, हाँ, दूसरी चीज बताना मैं भूल गया, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। हम अपने ही उसमें धुन में चले आ रहे थे। तो कृषि का प्रारंभ देखिए, इनका बुध सौम्य का मंत्र, ये क्या कह रहे हैं, यही इंद्र की बात कर रहे हैं कि सुसेचनम उद्दृण सिंचे अक्षितम, खेत को पानी, उद्दृणम ऊपर खींच करके पानी को, उस पानी से खेत को सींचेंगे हम, सुशे अच्छी तरह से सींचेंगे, इस कृता, जिससे उपज अच्छी होगी। इतना स्पष्ट लिखा जा रहा है। इसलिए हमें थोड़ा वेदों को, उनके ट्रांसलेशन और जो हिस्ट्री की बुक्स में जो लिखा गया उससे हटके सनातन धर्मावलंबी की दृष्टि से भी हम थोड़ा सा पढ़ें, तो यदि हमें, मुझे पता है तो आपको भी पता है, आपके पास भी वही स्रोत है, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। हम क्या हुआ, एक और गलती हुई कि हमारे जो, देखिए मैं ऐसी बात बोलूंगा जो हमारे मित्रों को तो पसंद नहीं आएगी, पर फिर भी मुझे बोलने की बाध्यता है कि जो BHU का सिलेबस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, और वहीं पर एक दूसरा विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के आधार पर ही BHU का सिलेबस संस्कृत लिटरेचर का और इतिहास का डिफाइन हुआ आजादी के पहले। तो जो ये दूसरा विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद वाला, इसका सिलेबस अंग्रेजों ने तय किया। तो जो वहां से जो संस्कृत का जो विद्यार्थी शिक्षित होकर निकल रहा, आज से नहीं 100 वर्ष पहले से निकल रहा है, वो अंग्रेजों के बनाए हुए पाठ्यक्रम को पढ़कर विद्वान बना है। और जब वो भले ही धोती पहन लेता है, लेकिन वो मानसिक रूप से उसने उसी शिक्षा को लिया है जो अंग्रेजों ने उसके लिए निर्धारित किया है। तो उस प्रथम पाठ्यक्रम की समस्या आगे बढ़ रही है, और वो समस्या लिए जा रही। तो जो वहाँ के पंडित हैं, जब आप उनका विमर्श सुनेंगे और उनसे बात करेंगे, तो वो बात संस्कृत में और हमारी पारंपरिक शैली में करेंगे अवश्य, लेकिन जो तथ्य है वो अंग्रेजों का तथ्य ही वहां से निकल कर आता है। इसलिए हमारे दोनों विश्वविद्यालयों से अभी तक संस्कृत और इतिहास और वेदों के संबंध में कोई भी
मानक कंट्रीब्यूशन, कोई भी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन नहीं हो सका, क्योंकि वो सिलेबस बड़ा संक्षिप्त है और अंग्रेजी वर्जन को ही आगे बढ़ा मूल रहा जो है। है एक इसलिए तरीके हम से उनका वो रूट्स में है ना, भारतीयता संस्कृति, वो आप जो बात कर रहे थे वेदों की, वो रही नहीं। और अब ये मतलब यहाँ पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे बहुत क्लियरली, प्रथम थाली जो है, पहली थाली हड़प्पा 2400 BC। ये ऐसी थाली कोई बना सकता है क्या बिना ज्ञान के? और आपको खेती का ज्ञान पहले होगा, उसके बाद में इस थाली में कुछ रखेंगे भी तो सही भाई साहब, कुछ तो रख करके देखिए, खाएंगे ना। जी मैं देखिए, दाल बाटी चूरमा रखना है उसको, दाल में बाटी को चूरना है, तभी तो खाएंगे। तो देखिए अब आपको बताऊं, ये थाली क्यों रखा है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हैं, मानव शास्त्र के भीतर जो स्टडी की जाती हैं, उनमें दो बातें हैं कि मृत्यु के संस्कार और भोजन की जो प्रवृत्ति है, भोजन की जो शैली है, ये मनुष्य नहीं छोड़ता है। वो यदि वो माइग्रेट होता है तो भी ले जाता है। हम यहाँ से, हमारे जो लोग गए हैं, वो जाएंगे तो घर में वो थाली जरूर रखेंगे, भले वो प्लेट को भी प्रयोग करें, लेकिन थाली उनके यहाँ मिलेगी। तो जो भोजन के जो क्या कहूँ मैं, ये भोजन का जो आधार है, ये यदि जी हम इंडस वैली से नहीं मिलता, यदि इंडस वैली और वैदिक ग्रंथों में जो वर्णन है उनमें आपस में कोई साम्यता नहीं होती, आर्य आते तो जैसे प्लेट लेके आए, देखिए थाली में क्या होता है, किनारे किनारे आपको ये उठा हुआ है ना, बाट मिलती है। हाँ ये पूरे विश्व बिल्कुल। में केवल भारत में ही है, क्योंकि भोजन संचित रखे और सुरक्षित रहे, दोनों उद्देश्य से बनाई गई। भारत के बाहर, इस महाद्वीप के बाहर, दुनिया के ईस्ट और वेस्ट किसी इलाके में थाली नहीं पाई जाती है, और थाली हमें हड़प्पा से मिल रही है। ऐसे 20-25 जो है कंटिन्यूटी के आइटम्स हैं जो मिल रहे हैं, लेकिन क्या कहूँ, हमारे महान जो पुरातत्वविद हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी देखिए आंखों में अभी तो उजाला अभी तो दिख लोग रहा है। और देखेंगे, आपने बहुत कुछ दिखाया है। आप हम गणित में जो चीज देखते हैं, जल्दी जल्दी ये सब चीजें देखते चलते हैं। वायु पुराण में जो स्केल, द स्केल फाउंड इन लोथल, तो जी ये जी लोथल में मिला है। मित्वा मित्वा आत्मनो अंगुलय है मनो अर्थानि प्रमाणानि तदा प्रभृति चक्र है, तो ये वहां पर लिखा हुआ है। जी जी जी। तो एक बात और कर दूं थाली के संदर्भ में, जो इस थाली जो मूलतः संस्कृत में स्थाली है, और इस थाली ब्राह्मण ग्रंथों में है, मतलब वैदिक युग के बाद जो है इस थाली का शब्द में प्राप्त होता है। तो 2400 BC जो इसमें लिखा हुआ है, यदि हम उसको आधार बनाएंगे तो हम कहेंगे कि जो जो संस्कृति है इंडस वैली की, उसकी जो समानांतर हमारी जो वैदिक वाङ्मय में जो संस्कृति मिलेगी, वो ब्राह्मण ग्रंथों का काल है, और उस महाभारत का काल है। वो महाभारत और ब्राह्मण ग्रंथ लगभग पैरेलल लिखे गए हैं, तो वही मिल रहा है। इस थाली शब्द का प्रयोग आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा, महाभारत में मिलता है और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। और इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें हड़प्पा से क्यों मिलता है, मिल रहा है, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब जैसे बात हुई है कि एक बात कही जाती है कि इंडस वैली में स्केल थी, तो स्केल के बनने का वर्णन वायु पुराण में क्यों मिल रहा है, जो आपने पढ़ा है ये। मैंने एक बार IIT कानपुर में ये पढ़ दिया था, ये वाला श्लोक, तो आधे श्रोता तो हमारी तरफ हो गए थे, और आधे जो जो उन्होंने अपने स्कूलिंग में पढ़ा हुआ है हमसे विरुद्ध चले गए, वो लोग, विभाजन हो गया। फिर बाद में जो बच्चे थे वो थोड़ी बात 2-3 स्लाइड देखने के बाद में सारे हमारी तरफ हो गए। तो मित्वा मित्वा आत्मनो, अपनी अंगुल, आत्मनो अंगुल, अपनी उंगली से मित्वा मित्वा, धीरे धीरे जो है नाप नाप कर उन्होंने स्केल बनाई। मित्वा मित्वा, मित्वा, देखिए मित्वा का मतलब छोटा नहीं है, मित्वा का मतलब है माप माप कर, धीरे धीरे नाप कर या माप कर अपनी अंगुलों से मनोवर, और उसका मनोवर्थानी, उसका अर्थ निकाल करके स्केल बन रही है। मतलब ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है। अर्थानी प्रमाणानी, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। तदा प्रवृत्ति, तब जो है चक्रीय, तब संस्कृति का चक्र आगे बढ़ा, ये मंत्र कह रहा है वायु पुराण का। तो कितनी प्राचीन, और इस से जो है अभी कुछ स्टडीज हुई हैं आपकी इंडस वैली वाली स्केल की, तो उसमें से एक मत ये पाया गया है कि जो अंगुली की माप है और जो इंडस वैली की माप है स्केलिंग की, वो एक ही है। और जो इसका जो लास्ट एविडेंस मिलता है वो कौटिल्य के इसमें अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में जो पैमाना दिया गया है और इंडस वैली का जो पैमाना है और पुराण का पैमाना, तीनों एक ही पैमाना है। ये अभी लेटेस्ट जो है रिसर्च इसमें सामने आया है। तो ये था, हो गई हमारी, हमने क्या क्या बता दिया, थाली ऑर्नामेंट्स, बता दी और इसका स्केलिंग बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ऑर्नामेंट्स नाउ, कितना झुमका झुमका, हम तो बरेली के बाजार और झुमके वहीं पर चर्चा, वहीं पर लगे रहते हैं, और यहाँ देखिए कब से मिल रहा है। ये आपके धोलावीरा में मिल रहा है बूंद, और वही बूंद का
है जो घरों में आज भी, ये जो दूसरा वाला है देखिए, आज भी वही सोने का बुनता है, झुमका है, आज भी वही कानों पे। तराजू जो है, तराजू वो हमें मिल रहा है हड़प्पा से वेट करने का। और इंद्र जो है वणिज है, तुलाए वणिजा, ये मंत्र आता है यजुर्वेद में, मंत्र तुलाए वणिजा। तो यजुर्वेद के समय से ये तुला जो है हमारी रही परंपरा में, लेकिन हमारे ना तो संस्कृत के लेखकों ने और ना ही इतिहास के लेखकों ने और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट ने कभी तीनों चीजों को एकत्रित करके एक व्यू, एक बड़ा ब्रॉडर व्यू लेने का प्रयत्न किया। और सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि जिस ज्ञान की आवश्यकता है संस्कृत के निर्माण की, वो आर्कियोलॉजी में नहीं है, वो हिस्ट्री में नहीं है, और वो केवल संस्कृत में नहीं है, लेकिन अपने अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए और सरकार की नजरों में अपनी जो प्रतिभा है, अपनी मेरिट बनाए रखने के लिए ये लोग आपस में बैठने को तैयार नहीं है। और जहां ज्ञान है वहां से उस ज्ञान को स्वीकार करके फिर आगे नैरेटिव बनाने में भी तैयार नहीं है। तो ये बात जनता के सामने पब्लिक फेस में आनी चाहिए कि लूप लाइन क्या है, मतलब फॉल्ट लाइन कहाँ है। फॉल्ट लाइन यहाँ है कि तीनों आइसोलेटेड है, परंपरा अलग जा रही है, संस्कृत की स्टडी अलग जा रही है, आर्कियोलॉजी अलग जा रही है, और वेदों में जो वर्णन है वो तो भाई आपने देख ही लिया, झुमका वगैरह सब। अब आगे आते हैं, आपको नहीं शायद यहीं तक था। जी 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 नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इवन यहाँ पर गोल्डन ईयर स्क्रीन की बात की, तो यहाँ पर ये भी दर्शकों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि गोल्डन की बात है, यानी कि स्वर्ण की बात भी तब से चल रही है। खैर, लेकिन आपने जो बीच में एक बार परिवारों की बात कही थी, थोड़ा सा उस परिवार पर भी आप जरूर हमें बताइएगा। जी, परिवार में देखिए जो दंपति शब्द है, इसमें ही इतिहास है। दंपति, दम क्या है? दम का मतलब शक्ति नहीं है जो हम आज लगाते हैं। दम हमारी परंपरा में, ऋग्वैदिक परंपरा में कहा गया है ऐसा घर जिसमें प्रकाश हो। तो प्रकाश कब होगा? जब रात्रि में प्रकाश हो। मतलब जो घर, जो प्रकाश अर्थात दिए, पहला प्रकाश दिए था, और दिए भी कब जलेंगे? जब उसके लिए तेल उपलब्ध होगा। तो जब तेल और दिया दोनों का संगम होगा, अर्थात कृषि होने लगेगी, और जो तिलहन है, तिलहन मतलब सरसों हो गया, और जो दूसरे ऐसे पौधे हो गए, इनकी कृषि होने लगेगी, तभी तो हम रात में उजाला कर सकेंगे, तभी मसाला जला सकेंगे। तो ऐसे घर जो रात में रोशन होते थे वो है दम। और दंपति क्या है कि जब ऐसे घर को दो लोग, स्त्री और पुरुष, इकट्ठा शेयर कर रहे हैं, दोनों का आधिपत्य, दोनों का मालिकाना हक एक जैसा है, तब उस स्थिति को बताता है शब्द दंपति। तो ये दंपति मतलब एक साथ रहने वाले लोग। अब इसका प्रारंभिक स्वरूप हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ पर मैंने आपको राखी गढ़ी का जो ये दिखाया है स्लाइड में, राखी गढ़ी में देखिए, ये ग्रेव यार्ड मिली है जिसमें स्त्री और पुरुषों को एक साथ एक ही ग्रेव में, कब्र तो हम कहना नहीं चाहते, पर एक ग्रेव में दफनाया गया है। तो ये क्या होंगे? दंपति हैं। और इस तरह की कोई भी ग्रेव यार्ड आपको नहीं मिलती है सेंट्रल एशिया, यूरेशिया या यूरोप के किसी हिस्से में, या जापान तरफ आप जाए तो ये भारत में ही मिला। और इससे पहले कहाँ मिला? इससे पहले हमें मिलता है गंगा और यमुना के दोआब में, बनारस के पास, ये मिर्जापुर और क्या नाम, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में, इस क्षेत्र में एक 50-60 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल, क्या कहूँ मैं, कि आर्कियोलॉजिकल एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले करीब 12,000 वर्ष से पहले के, या उसी दौरान 12,000 वर्ष के दौरान ऐसे कई ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, आधे दर्जन से ज्यादा ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, जिसमें स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुष के साथ में उनके बच्चे को भी एक साथ दफनाया गया है, गड़ाया गया है। ललित जी, एक प्रश्न मेरा यहाँ पर रहेगा आपसे, क्योंकि आपने ग्रेवयार्ड शब्द की बात की है, तो कहने वाले और बात करने वाले ये भी कर सकते हैं कि भाई अपने यहाँ तो अंतिम संस्कार की बात होती है, तो अंतिम संस्कार ना करके और इस तरीके से ग्रेवयार्ड बनाना, ये क्या इंगित करता है? देखिए, यदि हम ऋग्वेद में 10वां मंडल दिखेंगे तो उसमें 5 तरह के अंतिम संस्कारों का उल्लेख है, और एक मंत्र मिलता है कि हमारी परंपरा में परिवर्तन हो रहा है। तो पहले क्या था कि हम एक बात जो नहीं कह पाए वो था अग्नि का आविष्कार। तो जब हमने अग्नि पे इतना आविष्कार कर लिया और घर घर में अग्नि प्रज्वलन होने लगा, तब जो है हम ग्रेवयार्ड से अग्नि संस्कार में परिणित हुए हैं। और 10वें मंडल में हमें ये मंत्र मिलता है, जहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है कि ग्रेव
के साथ साथ में अग्नि संस्कार और 3 अन्य पद्धतियां, एक प्रतीकात्मक संस्कार भी है कि जो अस्थियां हैं उनको वो भी हम मान रहे हैं। हम अंतिम संस्कार के साथ में जो प्रतीकात्मक संस्कार है उसे भी मानते हैं कि जो घड़ा होता है हमारा कुंभ, उस कुंभ में अस्थि विसर्जित करते हैं और फिर उन्हीं अस्थियों को ले जाकर जी। नदियों में विसर्जित करते हैं, है ना। तो वो 2 प्रथाएं हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उसके पहले ये जो है भूमि में दफन करने की जो परंपरा है जो थी वो भारत में भी चल रही थी, पर हमने समय के साथ और बढ़ते हुए विज्ञान के साथ और अपने धर्म के विकास के साथ, अपनी आस्थाओं में विकास के साथ हमने अग्नि संस्कार स्वीकार किया और विश्व में सबसे पहले, और हमने एक और चीज आज की स्लाइड में तो नहीं है, फिर कभी बात करेंगे, हमने इसी क्रम में शाकाहार भोजन को भी स्वीकार किया। तो इसकी पूरी प्रक्रिया कि हमारी संस्कृति ने कैसे क्रमशः शाकाहार को स्वीकार किया और शाकाहार को अपने धर्म का अभिन्न अंग बनाया, ये पूरा जो है वर्णन आपको ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण में क्रमवार 10 से 15 पृष्ठों में पूरी कहानी मिलती है जो बताते हैं कि जो जीव था, धर्म था, इसमें से जो मृत शरीर है उससे बाहर निकला, फिर अलग अलग पशुओं में गया, फिर पशुओं के होने के बाद में फिर वो मत्स्य में गया, मछली में गया, फिर उसके बाद वो आके हमारे अन्न में आके स्थापित हो गया है। पूरी कहानी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो 15 तो आपने पृष्ठों का दशावतार के तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसको बता दिया हल्का सा। हाँ, तो दशावतार में देखिए क्या है कि जो जो इवोल्यूशन है उसी इवोल्यूशन की के पैरेलल जो है एक बात अपने प्रतीकात्मक ढंग से हम लोगों ने कही है और उसको उस परिप्रेक्ष्य में जरूर संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और एक समय ऐसा था कि देखा जा रहा था, एक जर्मन विद्वान है, मैं उनका नाम बोला, एंगल और एगल, आई थिंक जॉर्ज विल्हेम एगल। तो एगल ने एक बार इसका उल्लेख किया था जब ये इवोल्यूशन का सिद्धांत अपने वहां भी, ऐसा नहीं कि डार्विन के पहले ये इवोल्यूशनल थ्योरी नहीं थी, वो थ्योरी थी और विकसित हो रही थी, पर डार्विन ने उसे स्थापित कर दिया। तो उसके पहले जब बात हो रही थी तो जो हमारे अवतारों का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, तो जॉर्ज विल्हेम एगल ने इस बात को हल्के से स्पर्श किया कि ये तो हमारे यहाँ भारत में मिलती है, और उन्होंने एक और बात को स्पर्श कर ले गया, वो कहा कि ये भारत अकेला ऐसा दुनिया में देश है जहां मनु की हिस्ट्री मिलती है और हम लोग भी एक दूसरे को मैन कहते हैं, लेकिन मैन हम क्यों कहते हैं, हमारे पास में उसकी मेमोरी नहीं है। तो खैर ये हम चर्चा में करेंगे। मैन तो जो देखिए जो हमारी लिंग्विस्टिक्स है ना, वर्ल्ड की लिंग्विस्टिक, वो कहाँ से शुरू हो रही है, ब्रदर फादर, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर से हो रही है। यहाँ से उनको आसान हो जाता है कहना कि ये सब सारी संस्कृतियों का, सारी भाषाओं का में ये शब्द मिलते हैं और इससे कुछ स्थापित नहीं होता है। लेकिन यदि मैन से लिंग्विस्टिक्स शुरू होगी जिस दिन, उस दिन स्थापित हो जाएगा कि संस्कृति ने, हमारी संस्कृत भाषा ने पूरे विश्व को संस्कृति दी, सबको कल्चर्ड बनाया हमारी संस्कृत भाषा ने। तो वो फिर किसी विषय अन्य दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पर मैं आज के बाद में लोग बात देखेंगे, पढ़ेंगे, इस कार्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग टॉक चल रहा है। मुझे लगता है जितने दर्शक देख रहे हैं उसे दूसरी बार वापस देखिएगा। एक बार तो आप देख ही रहे हैं, इसे एक बार और पलट करके देखिएगा, क्योंकि आपको तब और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और लोगों को बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जनरल साइंस जो ये जो लिखा हुआ है इस स्लाइड में, आई थिंक शायद ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी, एपिस्टेमोलॉजी है, अब यहीं पर समाप्त करेंगे। काफी लंबा हो गया हमारा विमर्श। तो देखिए, कहा जाता है कि हम लोगों ने भी, हमारे भी जो विद्वान उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, धर्म वहां से शुरू होता है या दर्शन शुरू होता है। ये बात है कि हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं, इसलिए हम साइंस में कुछ चीजें विकसित कर ली हैं। देखिए, हमारी संस्कृति में आस्था और विज्ञान दोनों का एक साथ प्रादुर्भाव, एक साथ विकास हुआ। मंत्र आपके सामने है, वशिष्ठ ऋषि का मंत्र और किसी का नहीं। तो मैं कह रहा था कि वशिष्ठ जब ऋग्वेद में है तो वशिष्ठ त्रेता क्यों नहीं, राम क्यों नहीं हो सकते हैं? दोनों का कालखंड समान ही होना चाहिए। तो ये देखिए, विज्ञान नहीं हो, क्या कह रहे हैं, सुविज्ञानम चिकितु से, अच्छी तरह बेटर साइंस के साथ में अच्छे विज्ञान का प्रयोग कर चिकित्सा से डायग्नोस करना चाहिए। कब, किस परिस्थिति में, जब जनाए सच्चा सच वचसो परस्पर, जब क्लेम ऐसे हों, फॉल्स और सही और गलत क्लेम, गलत दावे एक साथ किए जाएं और प्रतिस्पर्धा स्थापित हो जाए सत्य और असत्य के बीच में, जब मिसलीडिंग कमेंट्स हो जाएं,
तब आपको वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके चिकित्सा से डायग्नोस कर लेना चाहिए कि सच कहाँ पर है। तो यही हमारी साइंटिफिक मेथड है जो आज हम अपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके हम जो है एनालाइज करें कि विच ऑफ द कंपीटिंग क्लेम इज द करेक्ट वन। तो वही हमारे ऋषि ने उतने प्राचीन त्रेता युग में वशिष्ठ जी ने ये परिभाषा दी है। दुर्भाग्य से ये परिभाषा भी किसी पाठ्यक्रम में नहीं है। आर्य समाज के लोग इस परिभाषा को सामने रखते हैं पर उसको स्थापना करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, लिख कर छोड़ दिया जाता है। तो विज्ञान की पहली परिभाषा देने का जो श्रेय है वो हमारे पाठ्यक्रमों में हमारी संस्कृति को दिया जाना चाहिए और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा हो जाए। हमने एक प्रेजेंटेशन पर्सनल लेवल पर आपको वामदेव गौतम जी के बारे में भी जो लिखा हुआ है ये सूर्य के बारे में, ये भी मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपने जो यहाँ पर डाला। हाँ, उनकी जिज्ञासा देखी है कि सूरज जो है ऊपर आकाश में चल रहा है, अनायत तो अपनी जगह पर चलता है, अनिबद्ध किसी से बंधा हुआ नहीं है, कथा ये न नीचे आता है न ऊपर आता है, हाँ पद्यते इतना नीचे न गिरता है न ऊपर तक, कया यदि से कैसे अटका हुआ है उसी जगह पर जब कोई आधार नहीं है, बिना आधार हम देख रहे हैं कि ऐसा जाने कितने समय से है। तो ऐसा कौन सा स्तंभ है, इसका मतलब कौन सा खंभा है? कोई खंभा नहीं, कोई आधार नहीं है, अनायतो अपने स्थान से हटता नहीं है, अपने आयतन से इधर उधर हटता नहीं है और उसी जगह पर अनिबद्ध बंधा नहीं हुआ है। तो ऐसी वैज्ञानिक बुद्धि, वैज्ञानिक बोध हमारे ऋषियों का रहा है। इन ऋषियों को हम नाम से जाने और उनके द्वारा जो जो विचार दिए गए हैं, जो साइंटिफिक थॉट्स दिए गए हैं, जो डिस्कवरीज की गई हैं, उन डिस्कवरीज को उन ऋषियों के नाम के साथ हम जाने और फक्र से कहें, विश्वास से कहें कि ये मंत्र वशिष्ठ का है, ये मंत्र वामदेव गौतम का है। वामदेव गौतम भी जो है अयोध्या से जुड़े हुए थे, अयोध्या के राज दरबार में, वो भी गुरु थे वहां पर। तो इन बातों को ऋषियों के साथ हम जाने, हम केवल ऋषियों को आध्यात्मिक ना समझें, ये अन्याय करेंगे हम यदि हम ऐसा कर रहे होंगे। तो उनकी वैज्ञानिक मेधा को सत सत नमन करें। जी एग्जैक्टली मतलब कितना अब अभी तो खैर हम लोग इस बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाट वाज द ट्री, व्हाट वाज द वुड इन सूत प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ एंड हेवन, हाउ द उषा टुलिट एवरी डे कम्स फ्रॉम द ईस्ट, कवश लुश के बारे में जो आपने लिखा है, मतलब जो आपने यहाँ पर इसका उनका एक संदर्भ दिया है। और नीचे जो आपने कि वर्ल्ड बना तो बना कैसे, वर्ल्ड बना तो बना कैसे, ये जो पूरा मैटर है, वर्ल्ड क्या है, संसार क्या, कॉस्मोस क्या है, ये मटेरियलिस्टिक एक्सप्रेशन है ना। तो ये मटेरियल क्या है, तो उन्होंने कहा है कि स्विद वनम, ये किस जंगल की लकड़ी है, कौन सी लकड़ी है, ये इन सूत शांति से प्रोड्यूस्ड आर दी अर्थ, एंड जो इतने अच्छे से, सूत मतलब इतने आराम से के साथ, सूथिंगली कैसे ये पृथ्वी और अंतरिक्ष से उत्पन्न हो गया और फिर ये स्थापित है एक ही जगह पर। हाँ, अजरे जो कभी जीर्ण नहीं होता है, और जब सुबह होती है, लाइट आती है उषा की, तब हम देखते हैं कि दिन हो गया। तो दिन और रात लगातार कैसे चल रहे हैं। ऐसी वैज्ञानिक जिज्ञासाएं केवल भारत में हमारे ऋषियों ने उत्पन्न किया। आप विश्व का इतिहास देखिए, 700 BC के पहले नहीं जानते कि यूरोप में कौन से देश थे, कितने देश थे, कितनी कल्चर्स थी, सब आज के मॉडर्न नेमिंग है आपको, है ना। और हमारे पास इतना भरपूर खजाना रखा हुआ है, इतना समृद्ध हमारी थाती रखी हुई है, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी ज्ञान वहीं से लिया है जो वो छोड़ गए हैं। मैं कहूं कि हम उच्चिष्ट का स्वादन कर रहे हैं। किसका उच्चिष्ट? पश्चिम के उच्चिष्ट का स्वादन करते हैं और उसी से उनका हम प्रति उत्तर भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास हमारे अपने ज्ञान के स्रोत हैं जिन्हें हम प्रयुक्त करें, तब जाके आप पश्चिम को मात दे पाएंगे। हमारे पास इतना सब कुछ है, तो हमें केवल तर्क का कुछ नहीं करना है, अपने तर्क रखने हैं और अपने तर्कों को स्थापित करना है। मैं बार बार निवेदन करता रहा हूं, आज भी करता हूं कि सही प्रश्न पूछें और गलत प्रश्नों की व्याख्या ना करें और उन्हें खंडित करें। हमारी भारत की तरफ से खंड नहीं जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने कह दिया। शायद ये बिंदु, हालांकि मैं
इसके साथ साथ मैं राष्ट्र और राष्ट्रीयता का प्रश्न भी आपसे पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि उसको, क्योंकि वो और ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे अगर हम राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो नेशन स्टेट की तरीके से नहीं है, जो यूरोप की बात बीच में आपने भी की भी थी, तो वो परिकल्पना राष्ट्र की नहीं है, बल्कि ये भी वेदों में है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे, एक संक्षिप्त लाइन लेकर के, और उसके बाद में आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। ऋग्वेद एवं राष्ट्र। जी जी। तो देखिए, राष्ट्र जो शब्द है, रा श ट्र, तो इसमें जो राष्ट्र का ट्र है, ये प्रकाश के उद्घोष को, प्रकाश होने को बताता है। तो राष्ट्र एक ऐसी भौगोलिक इकाई हुई जहां पर लोगों का मन जो है वो प्रकाशित था। मन प्रकाशित था, मतलब जो हम कहते हैं यूरोप में, हालांकि वैदिक स्तर को तो यूरोप अभी तक प्राप्त नहीं कर सका है, तो जो इनलाइटनमेंट कहा जा रहा है 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में, उस तरह के प्रकाशिक मन स्थिति हमें प्राप्त हो गई थी। कब? ऋग्वेद के समय में। राष्ट्र वही बताता है, प्रकाशित प्रदेश, प्रकाशित भौगोलिक इकाई। और ये कैसे? ज्ञान से प्रकाशित। और क्या प्रकाशित होगी? प्रकाश था हमारे यहाँ। हम जो दुनिया की पहली ऐसी संस्कृति है जिन्होंने घरों को प्रकाशित करना शुरू किया। तेल और दिया हमारे यहाँ ही सबसे पहले प्रज्वलित हुआ, लेकिन ज्ञान से प्रकाशित हुए हम, तब हमारा राष्ट्र। राष्ट्र का एक ही अर्थ है, लेकिन राष्ट्र के साथ में जो दूसरा शब्द है उसे भी समझना जरूरी है, राज्य। राज्य क्या? जहां रंजन हो लोग, जहां लोग आनंद से रहें। राजा कौन? जो लोगों को आनंद के साथ में रखे, सुख से रखे, उनके हित की चिंता करे। तो राज्य और राष्ट्र को समझना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र कोई भौगोलिक इकाई नहीं है। राष्ट्र ऐसी इकाई है, भौगोलिक है, लेकिन ऐसी इकाई जहां पर लोगों का मन और हृदय प्रज्वलित है, जिनके जो प्रकाशित है। तो ऐसे प्रकाशित मनस्थिति के लोग जहां बसते हैं, वो राष्ट्र है। और ऐसा राष्ट्र केवल भारत में ही है। नेशन में वो फीलिंग नहीं आती है। नेशन क्या है? नेटिविटी के साथ में आता है कि जब ट्राइबल है, कुछ लोग इकट्ठे रहने लग गए, तो नेटिव से नेशन बन गया। नेटिविटी को बताता है। यहाँ पर जब हम कहते हैं प्रकाशित, तो नेटिविटी से अलग हम ऊपर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कि यदि कोई व्यक्ति हमारी संस्कृति में प्रकाश के संपर्क में आएगा, एक दिया से जब दूसरा दिया हम जलाते हैं तो वो भी प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राष्ट्र है, वो जो है, हम क्या कहें इसे, वो जातिगत नहीं है, प्रजातिगत नहीं है, वो जन्म से भी नहीं है, वो हमारे ज्ञान और संस्कृति को अपनाने से है। तो जेनेटिक भी नहीं है। अभी आजकल डीएनए के बेस पे जो है ना, संस्कृति को डिफाइन करने की जा रही है, की कोशिश हो रही है। तो ये भी हमें पूरी तरह से हमारे राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय संस्कृति को डीएनए के द्वारा भी नहीं स्थापित किया जा सकता, क्योंकि हम उससे ऊपर उठ चुके थे। तो इस पर बहुत विस्तार, फिर इस राष्ट्र का विस्तार कितना था, तो ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, मैं थोड़ा सा उसे पढ़ देता हूँ लोगों के लिए। जो विष्णु पुराण का मंत्र है, कि वो मंत्र तो सबको पता है, श्लोक तो सबको पता है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सागर है वाला समुद्रात। लेकिन ऋग्वेद में जो मंत्र है कि वो यस्येमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रा रसया सहाहु। यस्येमे हिमवंतो महित्वा, जिसकी महिमा हिमवंत गाता है और जिसके पैरों का प्रक्षालन समुद्र के जल से होता है, सुहाहु साफ होता है, वो भारत है। तो ऋग्वेद के समय से हमारे पूरे भूभाग की हमें जानकारी थी। इस पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे अगले प्रकरण में, क्योंकि भारत की एकता अखंडता की बात है, जिसे अलग अलग तरीकों से, और हमारे एक राहुल गांधी हैं, ये कहते हैं कि भारत, इंडिया इज नॉट अ नेशन बट यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। तो राहुल गांधी को भी हमें इतना महत्वपूर्ण सत्र चला है, इस महत्वपूर्ण सत्र में ऐसी बात हमें करनी नहीं चाहिए। हम उस पर जाते ही नहीं है, हमारे सत्र को ग्रहण लग जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। तो राहुल और राहु की बात हम करेंगे नहीं, केतु की बात भी नहीं करेंगे। आपने विष्णु की बात की थी, शुरुआत में महाविष्णु की बात की थी, राम जी कृष्ण जी की बात आई, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और हम शुभ की बात करें, लाभ की बात, मतलब है कि जो राष्ट्रीयता की जो स्थापना है प्राचीनतम, वो हम अगले किसी सेशन में करेंगे, और कैसे उसको किस तरह से खंडित किया गया, और यूरोपियंस ने कब भारत की महिमा के गीत गाए। एक हमारे पास गीत है जो 16th सेंचुरी में
वास्को डिगामा के बाद एक आया था, उस शायद वास्को डिगामा के दूसरे दस्ते में आया था एक कवि, पोएट यूरोप का, और उसने भारत की जो महिमा गाई है ना, आप बिल्कुल द्रवित हो जाएंगे, आपकी आंखों से पानी बह जाएगा जब उस यूरोपियन के द्वारा लिखी गई भारत की महिमा, जो अंग्रेजी में उसने लिखी है, अंग्रेजी में नहीं, वो डच में लिखी थी, स्पेनिश, डच की लैंग्वेज क्या है जो है, तो वहां की भाषा में लिखी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उस इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो भाव प्रवणता है वो बताती है कि वो भी कैसे भारत से प्रभावित हुए थे। मतलब वो जो कवि था यूरोप से चला और जब तक भारत नहीं पहुंचा तब तक वो भारत की महिमा ही लिखता रहा। 200 पेज के ऊपर की कविता है, काव्य, जो एक अंग्रेज तो नहीं कहें, एक यूरोपीय ने भारत के बारे में लिखी। तो हम नेक्स्ट टाइम जरूर उसको देखेंगे जब भी आप अवसर देंगे। जैसे एक यूरोपीय यात्री की यात्रा है और उस यात्री की यात्रा में इतना कुछ है, लेकिन हम एक भारतीय होने के नाते एक भारतीय की यात्रा क्यों ना करें, और भारतीय की यात्रा करेंगे तो वो वेदों से शुरू होगी और इतने सारे प्रमाण हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों की तरफ देखते हैं। तो जिज्ञासु ऋषि हमें बनना पड़ेगा, कम से कम ऋषि तो बहुत बाद में बनेंगे, लेकिन जिज्ञासु बनना पड़ेगा, अच्छा प्रश्न की बात करनी पड़ेगी और जो गलत प्रश्न है उन्हें खंडित भी करना पड़ेगा। तो खंडन विखंडन खंडन मंडन ये सब चलेगा, लेकिन अपना नैरेटिव, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यही समय है, सही समय है, भारत के लिए अनुकूल समय है। तो इस समय को समझें, इस कालखंड को समझें और बहुत सशक्तता के साथ में, मजबूती के साथ में आगे बढ़े, ऐसे विमर्श को बढ़ाएं। मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा ललित जी, आप पधारे और आपने इतना सुंदर ज्ञानवर्धन जो है हमारे दर्शकों के लिए किया। आई होप कि ये बात जो है वो आगे बढ़े और मेन स्ट्रीम चैनल्स में भी पहुंचे और कुछ अच्छे ओपिनियन मेकर्स और डिसीजन मेकर्स के और एकेडमिशियंस के पास में भी इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो जाए और वो जहां जहां पहुंचा सकते हैं इन बातों को पहुंचाएं। ये आपके द्वारा भी हो, हमारे द्वारा भी हो और हमारे दर्शकों के द्वारा भी हो। जी हाँ, यही उम्मीद है कि अच्छे प्रश्न पूछे जाएं और जो गलत प्रश्न है उनका खंडन अवश्य किया जाए। हम बीच मध्य मार्ग में रहेंगे तो फिर हम अपने को स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि नींव की आधारशिला रखनी है तो खुदाई करनी पड़ेगी और मिट्टी को बाहर निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा, तभी आपकी नींव बनेगी। यही सनातन उस प्रक्रिया मिट्टी को बाहर निकाल के फेंकना भी पड़ेगा और उस मिट्टी से कभी कभी उस मिट्टी को हम अपने ऊपर लेपना भी पड़ेगा, क्योंकि तभी उसकी सुगंध जो आएगी वो सुगंध हमें अनुभव कराएगी, एहसास कराएगी कि आप किस मिट्टी के हैं। तो दुनिया बदल गई, रिश्ते बदल गए, बदले नहीं कभी, लेकिन ये मिट्टी के रंग है। उस मिट्टी के रंग को समझिए और उस रंग के साथ में इंद्रधनुष बनाइए, जो भारतीय संस्कृति का इंद्रधनुष गाता है बहुत कुछ। चलिए आज इतना ही। बहुत धन्यवाद ललित जी चर्चा में सहभागी होने के लिए और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी तरीके से इस माध्यम को, इस विमर्श को, इस जम्बू टॉक्स को आप आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अवश्य हमें अवगत कराइएगा। आपकी जो भी कमेंट्स हो, जो सजेशंस हो, जो आपके प्रश्न हो, वो भी लिखिएगा। ललित जी उसका उत्तर अगले हमारे कार्यक्रम में अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं सभी प्रश्नों का स्वागत करूंगा। प्रश्न पूछने में आप संकोच न करें, लेकिन प्रश्न संबंधित पूछें, अन्य बातों पर न पूछें। और आर्यन माइग्रेशन पर खूब सारे प्रश्न न पूछे जाएं। आर्यन माइग्रेशन को हम अलग से, आर्यन माइग्रेशन देखिए हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के इग्नोरेंस का प्रतीक है। न केवल हमने अध्ययन नहीं किया, उन्होंने भी अध्ययन नहीं किया। तो आर्यन माइग्रेशन हम बाद में 10 मिनट के भीतर समाप्त कर देंगे। वो समय आ गया है, जैसा आपने कहा यही समय सही समय है, वो समय आ चुका है। मैंने अभी तक अपने किसी पब्लिक लेक्चर या संबोधन में या किसी वेबिनार या पॉडकास्ट में आर्यन माइग्रेशन के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि हम भी सही समय की प्रतीक्षा में थे कि कब आएगा सही समय और तब उसे ध्वस्त किया जाएगा। प्री मेच्योर टाइम पर ध्वस्त करने से पहली बार जम्बू टॉक्स पे जाएगा आपके द्वारा। जी बिल्कुल। ओके चलिए सर, थैंक यू, प्रणाम।